तो यहाँ पर देखो क्लास 9 है और केमिस्ट्री क्या है, अध्याय 1 है नहीं। हाँ, और हमको संबंध किसमें पढ़ना है, तो सेल्सियस और केल्विन में संबंध क्या है, इसी चीज़ को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। तो कल भी इसके बारे में पढ़ाई हुई थी कि केल्विन और सेल्सियस ऐसे टेम्परेचर यानी ताप का यह साई मात्रक केल्विन होता है, जिसको के द्वारा क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। लड़की पहले लिखो, जब वीडियो देखेगी तो क्लियर हो ही जाएगा, पहले बोर्ड पर समझ लो, ठीक है। तो टेम्परेचर यानी ताप का यह साई मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। और लेकिन आपको टेम्परेचर के मुख्य रूप से तीन प्रकार के आपके मापक हैं। एक है डिग्री सेल्सियस, एक है केल्विन, एक है फ़ारेनहाइट। हाँ ठीक है, तीन गो ऐसे मापन है जिससे हमको टेम्परेचर का पता चलता है। बात आ रही समझ में, कौन कौन है, डिग्री सेल्सियस है, केल्विन है और फ़ारेनहाइट है। कई प्रकार का हो गया, 3 प्रकार के, तीनों में अपना अपना संबंध है। लेकिन यहाँ पर आपको 2 के बारे में संबंध बतलाया गया है, किसके किसके बीच, सेल्सियस और केल्विन में, यानी डिग्री सी और केल्विन के बीच में संबंध बतलाया गया है। तो आप यहाँ पर देखिए 0 डिग्री सी बराबर होता है, आपके किताब में दिया हुआ है 0 डिग्री सी बराबर होता है 273.15, ठीक ना। 0 डिग्री सी बराबर कितना होता है, 273.15। तो जब मापन की जरूरत होती है तो मान के चलिए कि 1.5 को खत्म कर दिया जाता है, इससे उतना कोई अंतर नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन 273 को लिया जाता है। अब आपके कल हमने पढ़ाया था कि मान लीजिए कि कोई ऐसा वस्तु है जिसका टेम्परेचर है 25 डिग्री सी है, 25 डिग्री क्या है, सी है। तो केल्विन में कितना होगा बताओ तो, 298। कैसे 298 आया, तो हम क्या करेंगे कि 273 को और 25 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 5 3 8 7 2 9 298, ठीक है। अगर मान लो कि 40 डिग्री सी है, समझ के चलो 40 डिग्री सी है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा बोलो तो, क्या करेंगे, 273 में 40 को जोड़ देंगे। तो 273 में 40 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 40 को जोड़ दो, ये हो गया 3, 11 के 1 313, ये हो जाएगा 313 केल्विन हो जाएगा। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, किसको किसको हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो अब केवल तुम बताओ, अगर किसी चीज का टेम्परेचर 227 डिग्री हो, 227 डिग्री सी हो, तो केल्विन में कितना होगा बताओ तो। हाँ, पाँच सौ। कैसे आया तुम्हारा 500, तो 227 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 7 3 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 2 2 4 1 5, ठीक है। आज एक पहला दिन है, बढ़िया से समझाया, तो इसका रिजल्ट कितना आया, 500। 500 कौन चीज, केल्विन। बोलो क्लियर है कि नहीं, तुम लोग को सब क्लियर है, फाइनल है। हाँ, इसके बाद यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि 525 डिग्री सी हो, तो केल्विन में कितना हो जाएगा बताओ तो। कोई ऐसा वस्तु है जिसका टेम्परेचर कितना हो, 500 डिग्री सी हो, तो केल्विन में कितना हो जाएगा, 798 केल्विन, ठीक है। अब किसी वस्तु का
टेम्परेचर मान लो कि 573 केल्विन हो, 573 केल्विन हो, 573 केल्विन हो, तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा बता दो तो। किसी वस्तु का टेम्परेचर 573 केल्विन हो तो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा 300। कैसे 300 आया 573 में से 273 घटाना, 273 घटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 300। बोलो 300 डिग्री सी। कितने लोग बिल्कुल कन्फर्म हो गए हैं? आपको नहीं आया है समझ में? हाँ ना तो आज फिर तो समझाया जा रहा है ना, नहीं हुआ है अभी क्लियर। अगर डिग्री सेल्सियस दिया है तो उसमें 273 का करना है जोड़ देना है। अगर केल्विन में दिया है तो 273 उसमें घटा देना है। अगर डिग्री सेल्सियस में दिया है तो उसमें 273 जोड़ देंगे तो केल्विन में हो जाएगा। अगर केल्विन में दिया है तो 273 उसमें घटा देंगे तो हमारा डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा। चलिए आपके लिए स्पेशल हम कह रहे हैं, मान लो कि किसी वस्तु का टेम्परेचर 27 डिग्री है, केवल आपके लिए 27 डिग्री सी है, तो केल्विन में कितना हो जाएगा बोलो। तीन सौ आ गई बात समझ में? हाँ तो 27 डिग्री सी हो, 27 डिग्री सी हो तो केल्विन में कितना हो जाएगा 300 केल्विन हो जाएगा। तो 27 डिग्री सी हो ये हो जाएगा कौन चीज 300 केल्विन। बोलो किसको किसको समझ में आया, किसको किसको नहीं आया? क्लियर है? हाँ सब आदमी बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत आपको नहीं? तो हम लोग एक डिग्री सेल्सियस और केल्विन से पूर्व परिचित थे, पहले भी कल भी, और आज क्लियर हो गया। हाँ अब आज हम लोग इसके बाद पढ़ना है इसमें वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अच्छा टॉपिक है, इसको समझना। इरम बोर्ड पर देखो, ठीक है? यहाँ देखो, जो किताब देखना है घर पर देखना, यहाँ आई है तो बोर्ड पर देखो, ठीक है? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा जो आज पढ़ना है उसको कल देख करके आओ। कल एक दिन पहले देख लो या रात में देख लो या पढ़ने से पहले उसको देख लो कि हमको आज क्या क्या जा करके पढ़ना है। वह स्टूडेंट अच्छा समझता है जिसको यह चिंता है कि आज हमको यह चीज़ जाके पढ़ना है, तो एक बार उसको पढ़ लेता है और जब यहाँ आएगा शिक्षक उसको पढ़ाएंगे तो और बेहतर समझ में आएगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आकर किताब मन देखो, बोर्ड पर आकर के देखो, ठीक है? तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ द्वारा उसके क्वथनांक पर द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि वाष्पन की गुप्त ऊष्मा, कौन कौन इस बात को समझ रहा है कि गुप्त ऊष्मा परिभाषा तो लिख दिया हमने भी, तुम्हारे बोर्ड पर लिख दिया है और बोल भी दिया, लेकिन समझा कि कौन कितना नहीं समझ में आया? कुछ नहीं। ठीक है, गुप्त ऊष्मा उसको कहते हैं। मान लो कि तुम अपनी माँ को खाना पकाते हुए देखी होगी, आकि नहीं देखी है? बोलो देखी है? अपनी माँ को खाना पकाते हुए देखी होगी, देखी है कि नहीं? मान लो कि इस बर्तन में वो पानी रखी हुई है इतना, ठीक है? हाँ पानी रखी हुई है,
ठीक है, ये पूरा फुल पानी है यहाँ से यहाँ तक, समझ लो इस बात को। वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को अच्छे तरीका से समझने की जरूरत है, इसलिए कि नहीं समझोगे तो अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा को समझो। मान लो कि ये टब में पानी रखा हुआ है, तुम्हारी माँ चावल पका रही है, तो जैसे तुम चूल्हा पर रखेगी तुम्हारी माँ या तुम, तो क्या रखते वो खदकने लगेगा या तुरते वाष्प बन के उड़ने लगेगा? आगे कुछ समय लगेगा, कुछ समय लगेगा, उतना समय लगेगा जिस हिसाब से नीचे चूल्हा जरेगा। अगर तेज चूल्हा जरेगा तो जल्दी पानी गर्म होगा। यहाँ इधर देखो, अगर पानी रखा हुआ है और पानी की मात्रा कम है या पानी की मात्रा कम नहीं है, मान लो कि पूरा भरा हुआ है बर्तन में और चूल्हा को क्या किया, जलाया गया, तेज चूल्हा जलेगा, तो जितना ही तेज जलेगा उतना ही जल्दी पानी का होगा, गर्म होगा। यानी तो रखते रखते नहीं होगा, कुछ समय ऊष्मा को शोषित करेगा, उसके बाद वह गैसीय अवस्था में आएगा, वाष्प बनेगा। बात आ रही समझ में? आखिर रखते रखते वाष्प बन जाएगा नहीं नू। तो जितना समय लगा है लड़की, जितना समय लगा अर्थात उसको वाष्पीय अवस्था में आने में जितना ऊष्मा की हमको देना पड़ा, उसी को हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बात आ गई समझ में? आखिर नहीं आई बात समझ में? रखते रखते तो गर्म होगा नहीं, कुछ समय लगेगा, कुछ क्षण लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो जो लगेगा तो ऊष्मा को जितना देर चूल्हा जरेगा तो उसको अवशोषित करेगा, उसके पानी जो है गर्मी को क्या करेगा, अवशोषित करेगा। तो अवशोषित करेगा, उसके बाद वह गैसीय अवस्था में आएगा। बात आ रही समझ में? तो जितना ऊष्मा को शोषण करेगा यानी अपने में अवशोषित करेगा, उसी ऊष्मा को हम कहते हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? कि नहीं है? क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। क्लियर हो गया है कि नहीं? बोलो जल्दी से। तो अभी हम लोग पढ़े हैं वाष्पन की गुप्त ऊष्मा और उसी से संबंधित ये है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। नहीं, उसी से संबंधित है विशिष्ट गुप्त ऊष्मा, ठीक है। इसको जरा देखो। एक निश्चित ताप पर जब कोई पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट गुप्त ऊष्मा कहलाती है। बात समझ लो। उसमें जो पहले था यहाँ पर देखो, एक निश्चित ताप पर जब कोई पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन लाने के लिए उसकी इकाई मात्रा द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पहले समझ लो। जैसे पहले वाला में क्या पढ़ा था, उसमें निश्चित मात्रा नहीं बताया गया था। मान लो कि द्रव को गैसीय अवस्था में लाने में कितना द्रव है इसका कोई लिमिट उसमें नहीं था। इसमें है कि मान लो कि 1 किलोग्राम द्रव है, 1 किलोग्राम द्रव है। टेम्परेचर जो बराबर, आप जो चूल्हा आपका गैस चूल्हा है वो बराबर मात्रा में खुला हुआ है और 1 किलोग्राम द्रव को कितना ऊष्मा की जरूरत पड़ा समय के अनुसार, उसी को हम कहेंगे विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। तो मान लो कि 1 किलो के थी में तुमको लगा कुछ देर ना, 1 किलोग्राम जल को गैसीय अवस्था में लाने में या उसको ठोस अवस्था में लाने में तुम्हें मान लो कि 5 मिनट लगता है, तो 2 किलोग्राम को कितना लगेगा?
10 मिनट, 3 किलो का कितना लगेगा? 15। तो ये हो गया एक निश्चित मात्रा पर जो ऊष्मा का अवशोषित होता है या उत्सर्जित होता है, उस ऊष्मा को हम कहते हैं विशिष्ट गुप्त ऊष्मा। बात आ रही है समझ में? वह उसमें मात्रा दिया हुआ है किसका? जिस वस्तु को हमको उसके अवस्था में परिवर्तन करना है, चाहे वो जल हो और चाहे पत्थर को ही गरमा करके तुमको तोड़ना है। हाँ, तो एक मान लो कि 1 किलो का पत्थर है, कितना लगेगा उसमें ऊष्मा कि वह जा कर के टूटेगा। हाँ, या कोई ऐसा वस्तु है जैसे मान लो कि एक मीठा का बराबर मात्रा वाला एक भेली है, उसको गर्म करोगे तो पिघलेगा, उसके बाद वो गैसीय अवस्था में आएगा। तो कितना, तो एक भेली इतना बड़ा है आधा किलो का, तो 2 भेली में कितना टाइम लगेगा उसको गैसीय अवस्था में? तो वह हो गया एक विशिष्ट गुप्त ऊष्मा जिसमें मात्रा दिया हो। बात आ रही है समझ में? तो इस बात को समझ गए? दोनों समान चीज है, पर पहले वाला में मात्रा निश्चित नहीं था, ताप निश्चित नहीं था, लेकिन इसमें ताप निश्चित है और मात्रा भी निश्चित है। क्लियर? कोई दिक्कत आपको हो जाएगा? मिला जुला करके कहा जाए, एक छोटा सा बात है कि लड़का और मर्दाना में क्या अंतर है? लड़का और मर्दाना में क्या अंतर है? तो क्या कहा जाएगा? अगर एक अवस्था बाल अवस्था में 18 या 25 के बीच तक रहता है तो उसको हम लड़का कहते हैं। हाँ, जब वही लड़का वयस्क हो जाता है, 25 के प्लस जाने लगता है, तो उसको लोग कहते हैं कि ये मर्दाना है। सेम टू सेम तुम्हारे सामने वही बात है कि गैस और वाष्प में क्या अंतर है। तो गैस कहो या वाष्प कहो, लगभग माने उसका दोनों बराबर है, फिर भी अंतर है इसमें। फिर भी क्या है? अंतर है। वाष्प वैसे पदार्थ के लिए प्रयोग किया जाता है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। कमरे के ताप पर किस में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। जैसे जल है, तो जल को गर्म करेंगे तब न वह वाष्प के स्थिति में आएगा। बात आ रही समझ में? यह द्रव है, जल क्या है? द्रव है। तो या दूध है, तो दूध को जब हम गर्म करेंगे तो वाष्प की स्थिति में आएगा। जल को गर्म करेंगे तो वाष्प की स्थिति में आएगा। पर हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यह कमरे के ताप पर भी हमेशा, तुम्हारे घर में जो सिलेंडर आया है तो वह कमरे के ताप पर क्या है? गैसीय अवस्था में है। लेकिन वही तुम पानी चला रहे हो या जल है तो द्रव अवस्था में है कि गैसीय अवस्था में है? तो द्रव को हम गर्म करेंगे तब जाके गैसीय अवस्था में आएगा। यानी कमरे के ताप पर वह द्रव अवस्था में है, पर ये कमरे के ताप पर भी ये किस में है? गैसीय अवस्था में है। यही मात्र छोटा सा शब्द अंतर है। अरे बस में बात वही है, बात वही है, बोली बदल गई है, बात वह है, बोली बदल गई है, बारात वही है, डोली बदल गई है, बस कुछ नहीं करना है। बात आ रही समझ में? वाष्प और गैस में कोई विशेष अंतर नहीं है। हाँ, जब यह द्रव कमरे के ताप पर कोई वस्तु जब द्रव के अवस्था में हो तो उसको हम कहेंगे कि तब उसको गर्म करेंगे तो वह उसमें से वाष्प उड़ेगा, यानी गैस बनेगा वो। हाँ, वाष्प मतलब गैस। लेकिन यह कमरे के ताप पर हमेशा क्या रहेगा? गैसीय अवस्था में रहेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको गैस कहेंगे और इसको हम वाष्प कहेंगे। बात आ रही समझ में? किसको किसको क्लियर? कि नहीं? क्लियर हो गया है?